ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो ये वाला जो लेक्चर है, ओके, हम लोग इसमें क्या देखेंगे, कंसेप्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स, या फिर हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। ओके, तो ये दोनों ही देखने वाले कि बबल्स किस तरह से फॉर्म होते हैं और स्पेरिकल ड्रॉप्स किस तरह से फॉर्म होते हैं। ओके, यस। अच्छा, मैं बोलूँगा कि ड्रॉप और बबल में फ़र्क क्या है। तो मैं बोलता हूँ कि ड्रॉप जो फॉर्म होता है, लिक्विड ड्रॉप, तो उसके अंदर पूरी तरह क्या रहता है, हम लोग बोलते हैं लिक्विड भरा रहता है। ओके, लेकिन जब मैं लिक्विड बबल बोलता हूँ, ओके, तो एग्जांपल जैसे बबल हम लोग बोलते हैं कि वाटर एंड सोप। ओके, तो उसका जो सॉल्यूशन रहता है, तो सोप बबल जो फॉर्म होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ वो जो थिन फिल्म है वो लिक्विड की रहती है, बाकी अंदर भी हवा रहती है और बाहर भी क्या रहती है, हवा रहती है। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज कि जब लिक्विड ड्रॉप फॉर्म होता है, नाउ पर्टिकुलरली मैं सिर्फ ड्रॉप की बात कर रहा हूँ, तो हम लोग बोलते हैं एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ओके, कंडेंसेशन में क्या होता है, तो जो सब्सटेंस रहता है, ओके, विच इज इन वेपर स्टेट या फिर गैशियस स्टेट, ओके, वो अपनी हीट क्या करता है, लूज करता है। ओके, और वो जब अपनी हीट लूज करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट। अब जब लैटेंट हीट लूज होती है, ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उसका टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो वेपर स्टेट है, ओके, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओके, लिक्विड स्टेट में। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, सो वेन एवर वेपर इट लूजेस इट्स लेटेंट हीट, ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि जब वो हीट एक्सट्रैक्ट होती है उसमें से, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, ओके, लिक्विड स्टेट में। अच्छा, जब ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, हम लोग बोलते हैं जितने भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स है ये आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ओके, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कोयल्स हो जाते हैं। ओके, ये प्रोसेस के टाइम में हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, कि एक पर्टिकुलर साइज का ड्रॉप फॉर्म हो जाता है। ओके, हम लोग बोलते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बाहर से, जो भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, ओके, जो कंडेंस हो रहे हैं, वो ये ड्रॉप में क्या होते जाते हैं, ऐड होते जाते हैं। ओके, अच्छा, अभी आप पूछोगे सर ये ऐड क्यों होते हैं, ये बाहर से जो आ रहे हैं, बाहर से यानी क्या, तो आजू बाजू से जो वेपर है जो कंडेंस हो रहा है, तो वो ये लिक्विड ड्रॉप को क्या होते जाता है, जॉइन होते जाता है। और इसके पीछे रीजन क्या है, तो हम लोग बोलते हैं पहला रीजन है कंडेंसेशन, एंड जो सेकेंड रीजन है, मैं बोलूंगा कंडेंसेशन एंड द कोहेसिव फोर्स। ओके, या कोहेसिव फोर्सेस। ओके, अब जब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ये लिक्विड ड्रॉप में ऐड होते जाते हैं ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, तो हम लोग बोलते हैं कि जो लिक्विड ड्रॉप है उसका साइज क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि लेट स्मॉल आर बी द इनिशियल रेडियस ऑफ द ड्रॉप, या फिर आप इसको ड्रॉपलेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, यस। अब ये ड्रॉपलेट का साइज क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। हम लोग बोलते हैं जो ड्रॉपलेट है उसका शेप कैसा है, स्पेरिकल। और हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हम लोग इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो है ये ड्रॉपलेट के ऊपर, ओके, तो वो अभी हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे। ओके, ग्रेविटी है लेकिन इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो है फिलहाल अभी हम लोग उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ये क्लियर है। अब जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल्स लिक्विड ड्रॉपलेट में ऐड होते जाएंगे, तो हम लोग बोलेंगे इसका साइज क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ओके, मैं बोलूंगा लेट द न्यू intermediate radius the increased liquid droplet b। ओके, तो हम लोग इसको बोलेंगे r प्लस डेल्टा r। तो जो इनिशियल रेडियस है इसको मैं बोल देता हूँ r1 विच इज इक्वल टू r, और जो इंटरमीडिएट रेडियस है अब इसका साइज बढ़ते जाएगा, और बीच में एक पॉइंट पे क्या किया मैंने, इसको कंसिडर किया, तो r2 जो है वो हो गया r प्लस डेल्टा r। ओके, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। अब इसका मतलब क्या, ये इसके आगे नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। ओके, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग एक इंटरमीडिएट स्टेज कंसिडर कर रहे हैं कि इनिशियल उसका आर था, अब वो बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते बढ़ते मैंने एक इंटरमीडिएट पॉइंट कंसिडर किया जहाँ पे उसका रेडियस क्या हो गया, आर प्लस डेल्टा आर। उसके आगे भी वो बढ़ेगा। ओके, लेकिन हम लोग बोलते हैं एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि वो जो लिक्विड ड्रॉप है वो अपने मैक्सिमम साइज पे आ जाता है। ओके, और मैक्सिमम साइज पे आने के बाद अगर उसमें और कुछ मॉलिक्यूल्स
ऐड होते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि वो जो लिक्विड ड्रॉप है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को? okay? तो इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, कि ये प्रोसेस कब तक चलता है? तो जब ये मॉलिक्यूल्स, ओके, अंदर ऐड हो रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं कि इंटरनली भी जो लिक्विड है वो अपना एक प्रेशर डेवलप करती है जिसको हम लोग बोलते हैं पीआई। और जो एक्सटर्नल प्रेशर है, ओके, यस, जो ओवरऑल सब डायरेक्शन से एक्ट हो रहा है, ओके, उसको मैं बोलूंगा पीओ। ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीआई इज द इनसाइड प्रेशर of the drop, okay, and PO is the outside pressure acting on the drop. अब एक बात समझ लो आप, मैंने आपको क्या बोला है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है वो कंडेंस हो रहे हैं, धीरे धीरे ड्रॉपलेट फॉर्म हो रहे हैं और मॉलिक्यूल्स आके क्या हो रहे हैं उसको ऐड हो रहे हैं, ड्रॉपलेट का साइज क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये प्रोसेस तब तक चलेगा, ओके, जब तक एक कंडीशन रहती है हम लोग बोलते हैं, और वो कंडीशन है पी आई मस्ट बी ग्रेटर देन वॉट पीओ। ओके, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब पी आई और पीओ इक्वल हो जाएंगे एंड दैट पॉइंट विल बी द मैक्सिमम साइज ऑफ द ड्रॉप। ओके, उसके आगे हम लोग बोलेंगे वो जो बड़ा ड्रॉप रहेगा वो क्या हो जाएगा, सो इट विल ब्रेक इनटू मल्टीपल ड्रॉपलेट्स। ओके, फिलहाल मैं अभी यहाँ पे क्या बोलता हूँ, ये जो रिजल्ट है, ये जो कंडीशन है, इसको मैं बोल देता हूँ कंडीशन नंबर 3। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब अभी हम लोग क्या बोलेंगे कि जो इनिशियल एरिया ऑफ द ड्रॉप है, इनिशियल एरिया, उसको मैं बोल देता हूँ A1। अच्छा, इनिशियल एरिया, अभी ये जो ड्रॉप है उसका शेप कैसा है, तो स्पेरिकल है, तो मैं बोलूँगा स्पेरिकल यानी वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया जो स्पीयर का होता है वो होता है 4 पाई r1 स्क्वायर। ओके, बट r1 का वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल टू r, तो मैं लिख देता हूँ 4 पाई r स्क्वायर। ओके, दिस इज रिजल्ट 4। और इंटरमीडिएट एरिया जो आपको चाहिए तो उसको आप फाइनल एरिया भी बोल सकते हैं, बट मैं उसको इंटरमीडिएट एरिया बोलूँगा। इन बिटवीन जो स्टेज रहता है तो वो रहेगा 4 पाई r2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 पाई ब्रैकेट r प्लस डेल्टा r द होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो अपने को मिलेगा r² प्लस 2r इंटू डेल्टा r प्लस डेल्टा r द होल स्क्वायर। ठीक है, मैं ये पार्ट को अभी डिवाइड कर देता हूँ, यानी हम लोग इसको अभी आराम से लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं बोलूँगा सिंस डेल्टा r इज वेरी स्मॉल, ओके, डेल्टा r² ओके विल बी, या हम लोग ऐसे बोलेंगे डेल्टा r² कैन बी निग्लेक्टेड। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि डेल्टा r का वैल्यू है 0.05, तो उसका अगर मैंने स्क्वायर लिया तो वो क्या हो जाएगा 0.0025। आपको समझ में आ रहा है? okay? तो जो 0.05 था अब वो 4 डेसिमल में कन्वर्ट होकर क्या हो गया 0.0025। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि अगर डेसिमल का नंबर रहेगा या बहुत छोटा नंबर रहेगा, उसका जब हम लोग स्क्वायर लेंगे या हायर ऑर्डर लेंगे तो वो और छोटा हो जाता है। ओके, इंटीग्रल वैल्यूज में ऐसा नहीं होता है। 5² 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलेंगे डेल्टा r² कैन बी निग्लेक्टेड। ओके, और इसको निग्लेक्ट करेंगे तो हम लोग बोलेंगे A2 विल बी इक्वल टू वॉट, तो मैं 4 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इज गोइंग टू बी 4 पाई r² प्लस 8 पाई r डेल्टा r बराबर है। ओके, और ये टर्म को तो हम लोगों ने निग्लेक्ट ही कर दिया। ओके, अच्छा, ये जो 4 पाई r² है, कैन आई से दिस इज व्हाट A2 is equal to A1 प्लस 8 पाई r इंटू डेल्टा r, तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1 will be equal to 8 pi r delta r, and this is nothing but the total increase in surface area. Okay?
तो ये हमारा अगला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको मैं बोल देता हूँ 5। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है इतना कॉपी कर लेना है सब। ओके, मैं ये जो स्टार्टिंग का जो है पार्ट उसको इरेज कर देता हूँ ताकि हमको क्या रहे, आगे का जो डेरिवेशन है वो सॉल्व करने के लिए जगह रहे। ओके ओके, तो डेल्टा ए का वैल्यू मिल गया है। अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम में कंसेप्ट देखा था जिसको हम लोगों ने बोला था सरफेस एनर्जी, अगर आपको याद रहेगा। ओके यस, तो सरफेस एनर्जी, यस, तो इसको हम लोगों ने क्या बोला था, इट वाज नथिंग बट, सरफेस एनर्जी को आप ई बोल सकते हो, इज एक्चुअली इक्वल टू वॉट, टी इंटू ए, या फिर हम लोग बोलते हैं, ओके, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी डी ई इज इक्वल टू वॉट, टी इंटू डी ए। तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं कि जो हमारा ड्रॉप है, ओके, तो उसका जो वैल्यू है ओवरऑल सरफेस एरिया का वो तो बढ़ते जा रहा है। तो अगर उसका एरिया बढ़ते जा रहा है तो मैं बोलूँगा ये ड्रॉप के अंदर क्या है पूरी तरह, मैं बोलूँगा पानी है। ओके, या लिक्विड है। तो मैं एक काम करता हूँ, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स ऐड होते जा रहे हैं। ओके, अब जब मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है। सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो उसका ओवरऑल सरफेस एनर्जी जो, क्योंकि यहाँ पे क्या है हम लोग बोलेंगे, ओके, अंदर पूरा लिक्विड है और बाहर क्या है, तो मैं बोल रहा हूँ एयर है। ओके यस, अंदर लिक्विड है, आप उसको वाटर भी बोल सकते हैं। तो ये जो पूरा बाहर का एरिया रहेगा वो क्या फेस करेगा, सरफेस टेंशन। ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि व्हेन द साइज ऑफ ड्रॉप increases, work done on it, dw, ओके, dw या फिर आप उसको डेल्टा डब्ल्यू भी बोल सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू इंक्रीज इन इट्स टोटल सरफेस एनर्जी, ओके, दैट इज डेल्टा ई, विच इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए। तो ये सरफेस एनर्जी का जो डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था या डेरिवेशन देखा था, जहाँ पे हम लोगों को मिला था टी इज इक्वल टू वॉट, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा ए। अगर आपको याद होगा, ओके, एक थिन फिल्म लिया था और वो थिन फिल्म जो है रेक्टेंगुलर शेप का, तो उसका एक साइड मूवेबल था। ओके, तो जितना एरिया हम लोगों ने इंक्रीज किया तो इंक्रीज इन एनर्जी हमको ये मिला था और उससे ये रिलेशन अपने को मिला था। ओके, याद है आपको वो थिन फिल्म का डेरिवेशन, उससे हम लोगों ने ये लिखा है। तो डेल्टा ई विल बी इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए। ओके, अब जो टी इंटू डेल्टा है, ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टी को ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 8 पाई आर डेल्टा आर। दिस इज आवर रिजल्ट नंबर 6। ओके, अब हम लोग बोलेंगे कि जो एक्सेस प्रेशर है डेल्टा पी, ओके, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, तो इट विल बी पी आई माइनस पी। अब ये क्यों लिखा है मैंने, तो पी आई इज व्हाट, ग्रेटर देन पी। ये क्लियर है आप लोगों को। ओके, तो मैं ऐसा बोलूँगा जो एक्सेस फोर्स क्रिएट होने वाला है, ओके, तो एक्सेस फोर्स क्या रहेगा, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, एक्सेस फोर्स डेल्टा एफ विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी, जो इसका एरिया क्या कर रहा है, ओके, ओवरऑल सरफेस एरिया ड्रॉप का बढ़ा रहा है, इनटू द इनिशियल एरिया। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो जाएगा इनिशियल एरिया क्या है, उसको बोल देता हूँ मैं A1, दैट इज डेल्टा पी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्लियर है। और हम लोग बोलेंगे वर्क डन in increasing the size will be actually equal to excess force delta F into delta R. That is going to be delta F का वैल्यू आया डेल्टा P into 4 pi R square, okay, into delta R. Okay, ये हो गया आपका रिजल्ट नंबर 6। okay, तो यहाँ तक आप लोगों ने क्या करना है, कॉपी करना है। अब मैं यहाँ की जो स्पेस है वो थोड़ी क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यस। तो बेसिकली अभी अपने पास इक्वेशन 6 है, ओके, और ये जो इक्वेशन 6 लिखा है इसको मैं इक्वेशन 7 कर देता हूँ। गलती से मैंने यहाँ पे इक्वेशन 6 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन 7 है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ
दोनों ही केस में अपने को डेल्टा डब्ल्यू मिल रहा है। अच्छा, आप ये पूछोगे कि सर ये जो डेल्टा डब्ल्यू है तो ये डेल्टा एफ इंटू डेल्टा आर क्या है? तो यहाँ पे आपने सिर्फ सिंपल एक लॉजिक लगाना है कि वर्क डन इज वॉट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो एक्सेस फोर्स है वो किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है? एक्सेस प्रेशर की वजह से। ये एक्सेस प्रेशर किस पे एक्ट हो रहा है? इनिशियल टोटल एरिया पे एक्ट हो रहा है। ओके, तो प्रेशर इंटू एरिया विल गिव मी व्हाट? फोर्स। ओके, तो कौन सा प्रेशर रहेगा? इट विल बी एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी इंटू एरिया। कौन सा लेना है आपको? इनिशियल एरिया। ये क्लियर है? ओके, तो अभी मैं इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 को इक्वेट कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा बोलूंगा फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7 हम लोगों को क्या मिलेगा? T इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। अब इसमें से जो कॉमन टर्म्स है वो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। मेरे ख्याल से डेल्टा आर कैंसिल हो गया, इधर से एक आर कैंसिल होगा, इधर से एक स्क्वायर यानी बेसिकली स्क्वायर निकल जाएगा। आर इंटू आर है तो एक आर कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 4 पाई कैंसिल रहेगा, यहाँ पे 8 पाई कैंसिल होगा और एक 2 का फैक्टर आ जाएगा। ओके, तो 2 इंटू 4 पाई और 4 पाई यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बाकी रहेगा? 2t इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू ये जो एक आर बाकी है, तो डेल्टा पी क्या रहेगा? इट विल बी 2t अपॉन आर। डेल्टा पी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज एक्सेस प्रेशर, पी आई माइनस पी ओ। ओके, 2t अपॉन आर। ये क्लियर है आप लोग? ओके, यस। तो इसको हम लोग एक और टर्म से जानते हैं, टेक्स्ट बुक में एक बार देख लेते हैं। ये जो डेरिवेशन है, ओके, पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2t अपॉन आर। दिस इक्वेशन, okay, which gives the excess pressure inside a drop, this is also called as Laplace's law of spherical membrane। ठीक है, yes। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं this is what Laplace's law of spherical membrane। ठीक है, yes। तो इसको क्या करना है, आप लोगों ने अच्छे से कॉपी कर लेना है। अब इसमें एक और केस हम लोगों को डिस्कस करना है। सपोज अगर ये स्पेरिकल ड्रॉप के जगह पे स्पेरिकल बबल होता है। स्पेरिकल बबल होता है इन्हें क्या हम लोग बोलते हैं कि ये कुछ इस तरह से होता है, यानी जो लिक्विड फिल्म है वो सिर्फ बाहर की तरफ है, तो अंदर भी एयर है और बाहर भी क्या है? एयर है। तो अब मैं जो बोलूंगा जो सरफेस टेंशन रहेगा वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ओके, तो सरफेस टेंशन डबल करने से अच्छा हम लोग क्या करते हैं, जो डेल्टा ई की वैल्यू, ओके, अभी जो भी मैं रेड में लिखूंगा वो किसके लिए लिखूंगा? सो दैट विल बी फॉर ओके द केस ऑफ स्पेरिकल बबल। तो डेल्टा डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ पे जो हो जाएगा दैट विल बिकम टी इंटू, अब जो एरिया है डेल्टा ए यानी इंक्रीज इन एरिया, तो हम लोग बोलेंगे अंदर के तरफ से भी इंक्रीज होगा एरिया और बाहर के तरफ से भी होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये जो 8 पाई आर डेल्टा आर है उसको डबल कर देना है, तो वो हो जाएगा 16 पाई आर डेल्टा आर। दिस इज फॉर द केस ऑफ बबल, ये आपको ध्यान में रखना। ओके, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, पूरा का पूरा डेरिवेशन वैसा ही है, सिर्फ जो डेल्टा डब्ल्यू है वो क्या हो जाएगा? टी इंटू 16 पाई आर डेल्टा आर। ओके, और जब हम लोग ये इक्वेट करेंगे तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा फॉर बबल, मैं रेड इंक से लिख रहा हूँ, टी इंटू 16 पाई आर डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। तो कॉमन टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे 2t बाकी रहा था, इधर मैं बोलूँगा 4 पाई और 16 पाई कैंसिल होके रहेगा 4, बाकी के टर्म तो सिमिलरली कैंसिल हो जाएंगे। ओके, और आपके पास रहेगा 4t इज इक्वल टू डेल्टा p into r। Okay, therefore delta p will be equal to what? 4t upon r, or you can say pi minus po is equal to 4t upon r। ओके, yes, चाहिए तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ pi minus po is equal to 4t upon r।
दिस इज फॉर द केस ऑफ स्पेरिकल बबल। ओके, ये क्लियर है आप लोगों को? तो स्पेरिकल ड्रॉप का जो डेरिवेशन है एग्जैक्टली सेम क्या है स्पेरिकल बबल का भी है। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है स्पेरिकल बबल में अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, तो जो इंक्रीजिंग सरफेस एरिया रहेगा ओके वो दोनों साइड आपको लेना है, यानी वो डबल हो जाएगा। बाकी पूरा का पूरा डेरिवेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। एक बार हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक में देख लेंगे। टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है उन्होंने। यस, इन केस ऑफ फॉर अ बबल यहाँ पे दिया हुआ है द टोटल इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द सोप बबल while increasing its radius by delta r will be twice the original area जो इंक्रीज हो रहा था, तो twice into 8 pi r delta r। बाकी पूरा सेम रहेगा और आपको क्या मिलेगा, पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 4t अपॉन आर। ओके, तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, सीईटी में इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके यस, तो दोनों को मैंने मार्क करके रखा हुआ है। ओके फाइन, अभी इसमें उन्होंने एक केस डिस्कस किया हुआ है। केस यानी एक कंसेप्ट है, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ मॉलिक्यूल which is its weight is also one of the forces acting within the sphere of the influence. Okay, however within the sphere of influence the cohesive and adhesive forces are so strong that the gravitational force can be neglected. Okay, अभी इसका मैं आपको एक केस बता देता हूँ। okay? यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अभी ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेयर या एयर के अंदर क्या हो रहा है, तो कंडेंसेशन हो रहा है और आप लोगों ने ड्यू ड्रॉप्स देखे होंगे। तो ड्यू ड्रॉप्स या फिर जो मिस्ट होता है या फॉग होता है, तो फॉग के क्या रहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं और वो हवा में क्या रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। तो आप अगर मुझे पूछोगे इसका साइज क्या है, तो मैं बोलूँगा वो फॉग के जो पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या है, नियरली नेग्लिजिबल है, क्योंकि एज कम्पेयर टू लिक्विड ड्रॉप उसका साइज बहुत छोटा होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो गए या जो ये छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स है, ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ, इनका शेप क्या रहता है, स्पेरिकल रहता है। अच्छा, ये जो ड्रॉपलेट रहता है या छोटे पार्टिकल रहते हैं, इसमें हम लोग बोलते हैं द कोहेसिव फोर्स इज व्हाट वेरी डोमिनेंट। ये आपको ध्यान में रखना। ओके यस, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम लोग बोलेंगे वो पॉइंट पे जो उसका वेट रहता है वो बहुत ही कम रहता है, और हम लोग बोलते हैं कि एयर में क्या रहता है, वो सस्पेंडेड रहता है। ओके, फॉग या मिस्ट भी बोलते हैं हम लोग। लेकिन वही अगर हम लोग बोलते हैं कि रेन ड्रॉप की बात करें, तो रेन ड्रॉप जो है ओके, तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, एडअप हो जाते हैं और एक बड़ा फिर ड्रॉप फॉर्म होता है। और ये जब बड़ा ड्रॉप गिरता है okay, तो ये अपनी डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जर्नी चालू करता है। तो इसका जो शेप है वो कुछ ऐसा हो जाता है, लाइक दिस। ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ वॉट, तो मैं बोलूँगा दिस इज बिकॉज ऑफ, सबसे पहले जो एयर रेजिस्टेंस है। ओके, शायद आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो रेन ड्रॉप रहता है तो वो भी स्पेरिकल ही बनता है, लेकिन जब वो गिरता है तो एयर रेजिस्टेंस और इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की वजह से उसका ये शेप हो जाता है। ये आपको आया समझ में? ओके यस, एनीवे इसको क्या करना है, अच्छे से कॉपी कर लेना। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझा है स्पेरिकल ड्रॉप एंड स्पेरिकल बबल दोनों के लिए। ओके, अब जो एक न्यूमेरिकल दिया है वो देख लेते हैं हम लोग, उसको यहाँ पे ही देख लेते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल है। व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ अ वाटर ड्रॉप सो दैट द एक्सेस प्रेशर इनसाइड इट इज 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, वाटर ड्रॉप बोला हुआ है। ओके, वाटर ड्रॉप के लिए जो फॉर्मूला है वो है पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2t अपॉन आर, और अगर बबल दिया रहता तो 40 अपॉन आर यूज करते हैं। अब एक्सेस प्रेशर जो है, तो यानी पी आई माइनस पी ओ का वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है। ओके, दैट इज 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, और सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दिया हुआ है 7.27 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। इसका यूनिट पे ध्यान देना है आप लोगों ने। सरफेस टेंशन इज व्हाट, इट इज टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, तो न्यूटन पर मीटर। एंड वी हैव पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2t अपॉन आर। ओके, इसको ही रीअरेंज किया तो आपको जो स्मॉल आर है रेडियस, वो क्या मिला है, 2t अपॉन पी आई माइनस पी ओ। ओके, इसको उन्होंने सॉल्व किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और आंसर कितना आ रहा है, इट इज कमिंग एज 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, ये हुआ रेडियस।
हमको क्या निकालना है अभी, डायमीटर। तो डायमीटर क्या रहेगा, इसका डबल रहेगा। तो 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर, यानी कितना हुआ 1.8 mm। तो जो रेडियस है वो उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 3.6 mm। ओके, यस। तो ये सम एक बार आप ना खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। ओके, डेफिनेटली हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। ओके, अच्छा इसके बाद पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कैपिलरी एक्शन लिया हुआ है। मैंने आपको बताया व्हाट एग्जैक्टली इज कैपिलरिटी। ओके, और कैपिलरी एक्शन में क्या होता है, जो कॉन्केव सरफेस होता है, तो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस लिक्विड लेवल क्या हो जाता है, उसमें बढ़ जाता है। और कॉन्वेक्स में लिक्विड लेवल क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं कम होता है। ठीक? ये जो है राइज एंड फॉल, मैंने आप लोगों को इसका कंसेप्ट समझाया हुआ है। तो इसके आगे का जो पार्ट है उस पर हम लोग जाते हैं, दैट इज व्हाट एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल। ओके, और इसके पीछे जो लॉजिक है या फॉर्मूला है वो कैसे आता है वो हमें देखना है। ओके, तो जो पहला मेथड है दैट इज व्हाट यूजिंग प्रेशर डिफरेंस। ओके, यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या बोला है, द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड वाटर कॉलम ऑफ हाइट h मस्ट बी इक्वल टू व्हाट द प्रेशर डिफरेंस 2t अपॉन r ड्यू टू कॉन्केविटी। ओके, यस। तो ये एग्जैक्टली क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो अभी हम लोग कैपिलरी राइज और फॉल इसके लिए एक फॉर्मूला देखने वाले हैं, आज डिराइव करने वाले हैं। तो इसमें जो पहला वाला मेथड है हम लोग बोलते हैं दैट इज एक्सेसिव प्रेशर मेथड। तो यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। तो पहले तो आप लोगों को ये पता है कि अगर मैं जैसे वाटर लेता हूँ, इम्प्योर वाटर, और वो ग्लास या कैपिलरी ट्यूब के अंदर लेता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि जो उसका नेचर है वो इस तरह से है कि देयर इज राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा हुआ है क्यों होता है। क्योंकि मैंने आपको ये भी बोला था, यहाँ पे एक पॉइंट होता है ए, यहाँ पे एक पॉइंट होता है बी। ठीक है, ये जो कॉन्केव सरफेस रहता है, ओके, वो इनिशियली यहाँ पे रहता है लाइक दिस समवॉट। मैं आपको एक बार रिवाइज करके दे रहा हूँ। ओके, ये पॉइंट हम लोगों ने शायद बोल दिया था सी, और ये पॉइंट बोल दिया था डी। ओके, और हम लोग क्या बोलते हैं कि बेसिक इक्वेशन जो अपने को मिलता है, तो दैट इज पी ए इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू पी बी, बराबर है। ओके, और ये सबका वैल्यू क्या है, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे ये प्लेन है तो हम लोग ऐसे कंक्लूजन पे आते हैं कि प्रेशर एट पॉइंट ए एंड बी क्या है, सेम है। और दूसरा हम लोगों ने क्या बोला था कि जहाँ पे कॉन्केव सरफेस बन रहा है, तो इसमें लॉजिक ये है कि पॉइंट सी का प्रेशर क्या रहेगा, पॉइंट डी से क्या रहने वाला है, ज्यादा रहने वाला है। यानी हम लोग बोलेंगे पी सी का वैल्यू विल बी ग्रेटर देन वॉट पी डी। तो ये लॉजिक के हिसाब से हम लोग बोलेंगे सिंस पी सी इज इक्वल टू पी बी विल बी ग्रेटर दैन पी डी। और हम लोग बोलेंगे पॉइंट पी, सॉरी पॉइंट बी जो है, ओके, इट इज एट हाई प्रेशर एज कंपेयर टू पॉइंट डी। ओके, और लिक्विड इस तरह से फ्लो होगा, यानी बाहर से, तो सिर्फ पॉइंट बी नहीं, जितने भी ट्यूब के बाहर के पॉइंट है इनसाइड द लिक्विड, ओके, वो हाई प्रेशर पे है। तो लिक्विड इनफ्लो जो होगा वो ट्यूब के अंदर होगा, एंड देयर विल बी राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी। ये हम लोगों ने सीखा था। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिविजन भी करके दिया। लेकिन ये क्यों हो रहा है, ओके, और इसके पीछे डेरिवेशन या फिर इसके पीछे लॉजिक क्या है या मैथमेटिकल वर्क क्या है, तो वो हमें आज सीखना है। ओके, यस। तो एक्सेसिव प्रेशर मेथड जो है ये पहला वाला मेथड। अब ये मेथड में हम लोग ऐसा इमेजिन करते हैं, ये जो कॉन्केव फिल्म है, ओके, यस, तो ये कॉन्केव फिल्म को हम लोग इमेजिन करते हैं एज अ पार्ट ऑफ, जो कॉन्केव सरफेस है, ओके, उसको हम लोग कैसे इमेजिन करते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ एन इमेजिनरी स्पीयर। ये उसका सेंटर है। ओके, ये हो गया उसका रेडियस। तो ये जो रेडियस है इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल आर। ओके, ये वाला जो रेडियस है इसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल आर। ओके, और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, तो अभी ये जो इमेजिनरी स्पीयर है, ओके, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे कि जो एक्सेसिव प्रेशर है, थोड़ी देर पहले ही किया हुआ, इज नथिंग बट इक्वल टू 2t अपॉन आर। ओके, ये क्लियर है आप लोगों को। ओके, अच्छा अभी यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, यस। और ये जो प्रेशर है एक्सेसिव प्रेशर, वो ये जो लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर है उसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो उसको बैलेंस कर रहा है इसका मतलब क्या, तो हम लोग बोलेंगे ये जो हाइट है, ओके, या फिर ये जो राइज है लिक्विड कॉलम का, वो एक पर्टिकुलर लेवल तक ही जाता है।
और बाद में रुक जाता है, तो वो क्यों है? तो हम लोग बोलते हैं ये जो एक्सेसिव प्रेशर है इट बैलेंसेस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक्सेसिव प्रेशर balances the pressure due to height of liquid column। और ये लेक्चर के स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने सीखा है, यस। तो एक्सेसिव प्रेशर इज 2T अपॉन आर, और जो टॉपिक के स्टार्टिंग में हम लोगों ने सीखा है, प्रेशर ड्यू टू हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इज नथिंग बट रो इंटू जी इंटू एच, ओके, यस। तो इसको हम लोग सिलेंड्रिकल एज्यूम कर लेते हैं, तो ये जो प्रेशर रहेगा, ओके, दैट विल बी इक्वल टू वॉट, रो इंटू जी इंटू एच। यहाँ तक क्लियर है? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एच इज इक्वल टू 2T अपॉन आर इंटू रो इंटू जी, ओके। ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर सेकेंड। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो कैपिटल आर है दैट इज रेडियस ऑफ कॉन्केव surface and small r is radius of capillary tube। तो अगर मैंने ये वाले ट्रायंगल में ट्रिगोनोमेट्री यूज किया, ओके, पहले तो हम लोग बेसिक कैलकुलेशन करेंगे। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है आपका थीटा, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 90। तो ये थीटा है, ये 90 है, ओके। तो ये वाला एंगल कितना होगा, डेफिनेटली दिस विल बी 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल आपको क्या मिलेगा, दिस विल बी थीटा। ये आपको आया समझ में? तो ये ज्योमेट्रिकली हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ओके। वापस बता रहा हूँ, दिस इज थीटा, दिस इज 90, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, ओके। उसके बाद ये वाला जो एंगल रहेगा, विल कॉल दिस एंगल एज व्हाट, थीटा। और यहाँ पे हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, तो विल डिफाइन cos ऑफ थीटा। तो व्हाट इज cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपको बेसिकली आर क्या मिलेगा, स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा, ओके। इसको हम लोग क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन टू एच इज इक्वल टू 2T, ओके, रो इंटू जी वैसे ही रहने देता हूँ, ओके, और आर के जगह पे मैं डाल दूंगा आर अपॉन कॉस थीटा। ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, आपको मिलेगा एच इज इक्वल टू 2T कॉस थीटा अपॉन आर रो जी, ओके। दिस इज आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। इस तरह से हमें ये हाइट का डेरिवेशन या राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी का इक्वेशन मिलता है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर, ओके। ये पहला वाला मेथड था एक्सेसिव प्रेशर मेथड, ठीक है, यस। इसको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना। तो कैपिलरी राइज और फॉल का अभी हम लोग सेकंड मेथड देख रहे हैं। ये जो सेकंड मेथड है, ओके, यस, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूजिंग फोर्सेस मेथड। तो बेसिकली क्या किया हुआ है, okay? ये जो आपको मिनिस्कस दिख रहा है, तो मिनिस्कस को मैंने टेंजेंशियली, ओके, यस, ये सरफेस टेंशन के वेक्टर दिखाया है, ओके। तो ये बेसिकली क्या है, हम लोग बोलेंगे ये जो टी है और ये जो टी है, दिस इज फोर्स एक्टिंग, टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं सरफेस टेंशन की। अब ये सरफेस टेंशन के हम लोग दो कंपोनेंट निकालेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बन गया टी कॉस थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बन गया टी साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हो जाएगा टी कॉस थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हो जाएगा टी साइन थीटा। अभी जो टी साइन थीटा है, तो क्या सिर्फ वो दो पॉइंट पे है क्या, नहीं। तो अगर मैं ये ट्यूब को ऊपर से रखूँ तो मुझे ऐसा एक सर्कल दिखेगा, और ये जो दो कंपोनेंट रहेंगे वो टी साइन थीटा के कंपोनेंट रहेंगे, लाइक दिस, ओके। और ये टी साइन थीटा के कंपोनेंट ये सिर्फ ये दो पॉइंट्स पे नहीं रहेंगे, तो लिक्विड पूरे ट्यूब को टच कर रहा है, तो टी साइन थीटा हम लोग बोलेंगे ऑन एवरी पॉइंट ऑफ सर्कमफ्रेंस रहेगा। ये मैं ट्यूब को क्या देख रहा हूँ, तो टॉप व्यू से देख रहा हूँ, यानी ऊपर से देख रहा हूँ, ओके।
तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि जितने भी टी साइन थीटा के कंपोनेंट हैं, ओके, वो कैसे है, रेडियली आउटवर्ड्स। और हम लोग बोलेंगे ये जितने भी टी साइन थीटा के कंपोनेंट हैं, ओके, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। ये आपको समझ में आ रहा है? या हम लोग ऐसे बोलेंगे ये जितने भी टी साइन थीटा है, ओके, हर एक टी साइन थीटा के लिए एक डायमेट्रिकली अपोजिट टी साइन थीटा अवेलेबल है जो एक दूसरे को बैलेंस या फिर कैंसिल कर देता है। ओके, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का तो अभी यहाँ पे कुछ काम नहीं है। ओके, अब रहा क्या, वर्टिकल फोर्सेस। तो मैं बोलूँगा ये जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है वो एक तरह से ऐसे दिखेंगे टी कॉस थीटा के, और वो एक तरह का केज बना देंगे। ओके, ये देखो इस तरह से। अब ये एग्जैक्टली केज तो नहीं बनाएंगे, लेकिन ये क्या करेंगे, तो लिक्विड सरफेस को क्या करेंगे, वो ऊपर की तरफ उठाएंगे। बोलने का मतलब क्या है, मैं ऐसा बोलूंगा, नेट वर्टिकल फोर्स acting on liquid due to surface tension, that will be equal to what? So vertical component of surface tension T cos theta into the length on which it is acting. तो ये जो लेंथ है, मैं बोलूँगा ये पूरे सर्कल पे एक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 2πr. ओके, स्मॉल r इज व्हाट, स्मॉल r इज रेडियस ऑफ कैपिलरी। ओके, यस, तो इसको हम लोग अभी कैसे बोलेंगे, जो नेट फोर्स है, ओके, उसको मैं ऐसा बोल देता हूँ, नेट वर्टिकल फोर्स एफ वी विल बी इक्वल टू 2t cos theta, ओके, इंटू पाई इंटू आर। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो एफ वी है, हम लोग बोलते हैं एफ वी लिफ्ट्स द लिक्विड टू हाइट h inside the capillary. Okay, so can I say Fv is actually equal to what? या Fv जो है, the force, the net vertical force, it is used to, okay, lift some weight of liquid. तो हम लोग ऐसे बोलेंगे Fv is equal to weight of liquid that has rise. ओके, यस, तो ये जो लिक्विड जो ऊपर आया है, ओके, तो उसका जो वेट है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एफ वी इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो डब्ल्यू क्या होता है, तो वेट इज नथिंग बट एम इंटू जी, मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू ग्रेविटी। अब मास क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू इट्स वॉल्यूम इंटू जी। डेंसिटी को ऐसे ही रहने देंगे हम लोग, रो को। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो मैं बोलूँगा ये ऑलमोस्ट क्या है, सिलिंड्रिकल शेप का है। यस, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी पाई आर स्क्वायर इंटू एच टू जी। और एफ वी का जो वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 1, तो वो है 2t cos थीटा इंटू पाई इंटू आर। ओके, तो अभी इसमें से कॉमन टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, जैसे यहाँ से एक आर, आर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बाकी रहेगा, सो इट विल बी 2t cos थीटा। ओके, यस, यहाँ से रो इंटू आर इंटू एच इंटू जी। तो पाई और आर कैंसिल हो गया, तो एक पाई और एक आर कैंसिल हो गया। तो इसको अगर रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा अगेन एच इज इक्वल टू वॉट, 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। ठीक है, तो सेकेंड वाला मेथड जो है उससे भी हमारा सेम रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये है दो मेथड टू डिटरमाइन द राइज ऑफ, ओके, लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। अब इसमें एक केस और है, ये जो फॉर्मूला है ये हम लोगों ने राइस के लिए निकाला है। ओके, H will be rise if theta is acute। और थीटा एक्यूट कब होता है, तो हम लोग बोलते हैं व्हेन लिक्विड, ओके, पार्शियली वेट्स द सॉलिड। ओके, H जो रहेगा इट विल बी फॉल इफ थीटा इज ऑब्ट्यूस। वो कब रहेगा, तो व्हेन लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो एक बार हम लोग टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं।
तो टेक्स्ट बुक में भी उन्होंने ये सेम फॉर्मूला निकाला है, H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r rho g. In terms of capillary rise, the expression for surface tension is given by तो यहाँ पे सरफेस टेंशन का भी एक फॉर्मूला मिल जाता है विच इज r इंटू एच इंटू रो इंटू जी अपॉन 2 cos थीटा. ओके, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. ठीक है, यस. तो हम ओके, तो ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है बेस्ड ऑन द फॉर्मूला h is equal to 2t cos theta upon r rho g. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a capillary tube of radius 5 into 10 raised to minus 4 meter. ओके, 5 into 10 raised to minus 4 meter यानी कितना हुआ, तो 0.5 mm is immersed in a beaker filled with mercury. ओके, अब ये ग्लास ट्यूब है, तो हम लोगों को पता है अगर मैं मर्क्यूरी के अंदर इसको डिप करूँ, ओके, तो मर्क्यूरी डज नॉट वेट. तो यहाँ पे क्या रहेगा, हम लोग कौन से कंक्लूजन पे आएंगे, यहाँ पे राइज नहीं रहने वाला है, देयर विल बी फॉल इन द कैपिलरी ट्यूब. ओके, तो ये लॉजिक से ऐसा दिया हुआ है, द मर्क्यूरी लेवल इनसाइड द ट्यूब इज फाउंड टू बी 8 into 10 raised to minus 3 बिलो द लेवल ऑफ रिजर्वायर. ये बिलो क्यों हो रहा है, हम लोग बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे देयर इज गोइंग टू बी नो राइज बट देयर इज गोइंग टू बी फॉल. ओके, ये क्लियर है. डिटरमाइन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन मर्क्यूरी एंड ग्लास. सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज 0.465 न्यूटन पर मीटर and its density is 13.6 into 10 raised to 3 kg per meter cube. और जो पानी की डेंसिटी है वो कितना है, तो इट इज ओनली 1000 kg per meter cube. और मर्क्यूरी की कितनी है तो जो पानी की डेंसिटी है वो कितना है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज 1000 kg per meter cube. और मर्क्यूरी की कितनी है, तो इट इज 13.6 into 10 raised to 3 kg per meter cube. हम लोग बोलते हैं मर्क्यूरी जो है इट इज 13.6 टाइम्स ओके हेवियर देन व्हाट, वाटर. ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, एनीवे, तो R कितना दिया हुआ है, 5 into 10 raised to minus 4 मीटर. इसको ऐसे ही रहने दो. H जो दिया है, तो राइज नहीं हो रहा है, फॉल हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, नेगेटिव साइन लगाई भी है. ओके, -8 into 10 raised to minus 3 मीटर. सरफेस टेंशन का वैल्यू डाल दिया है 0.465 न्यूटन पर मीटर. G का वैल्यू, ओके, अभी सब SI सिस्टम में, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या लेना है आपने, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, और जो रो का वैल्यू है इट इज 13.6 into 10 raised to 3 kg per meter cube, density of the mercury. अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, आइदर यूज दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला. तो ये जो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है वो ऊपर से ही आया हुआ है. ओके, ऊपर के फॉर्मूले से H is equal to 2t cos theta upon r rho g. तो ये फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, सब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपको मिलेगा ओके 0.465 LHS पे इज इक्वल टू वॉट, H इंटू आर इंटू रो इंटू जी अपॉन 2 cos थीटा. H का वैल्यू है -8 इंटू 10 raised to minus 3. रेडियस R का वैल्यू है 5 इंटू 10 raised to minus 4. रो का वैल्यू है 13.6 इंटू 10 raised to 3 और G का वैल्यू है 9.8 अपॉन 2 cos थीटा. अभी ये सब भी बहुत सिंपल है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं. ओके, यहाँ पे ही मैं क्या कर रहा हूँ, उसको डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है, यस. ओके, तो अभी इसको रीअरेंज किया तो हमको क्या मिला, cos थीटा इज ओके -40 इंटू 9.8 इंटू 13.6 इंटू 10 raised to minus 4 अपॉन 2 इंटू 0.465. इसको सॉल्व करके आपको क्या मिलता है, माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0.5732. मैंने आपको बताया हुआ कॉस इनवर्स कैसे रखना है, क्लास में मैंने सिखाया आप लोगों को. ओके, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स एंड कोसाइन इनवर्स. तो फिलहाल वो कॉस इनवर्स देखने के पहले हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस cos थीटा इज व्हाट, तो बेसिकली इट इज cos ऑफ पाई माइनस थीटा. ओके, ये एक फॉर्मूला है जो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में मैथ्स में सीखा होगा. ओके, सो cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज 0.5732. अगर मैंने दोनों साइड पे cos इनवर्स लिया तो ये पाई माइनस थीटा एज इट इज रह जाएगा, और पाई की जगह पे हम लोगों ने क्या डाला है यहाँ पे 180 डिग्री क्यूब. तो हम लोगों का जो भी आंसर है ओके वो हम लोगों को डिग्री में निकालना है, तो इसलिए पाई की जगह पे हम लोगों ने 180 यूज किया. So 180 minus theta and cos inverse of 0.5732 is what 55 degree and 2 minutes. Okay, थीटा को ये साइड पे ले लो और 55 डिग्री 2 मिनट्स को LHS पे ले लो, तो वो 180 में से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो. तो 180 माइनस 55 डिग्री ओके 2 मिनट्स. अब इसका जो कैलकुलेशन है ये मैं आपको बोल देता हूँ. 180 को कैसे लिखो आप, 179 प्लस 1 डिग्री. ओके, 1 डिग्री को क्या करो आप, ओके कंसिडर करो एज ओके लेट अस से 60 मिनट्स. ओके, तो वो 60 मिनट्स में से अगर 2 मिनट चला गया तो बचेगा कितना, 58 डिग्री, और वो 180 में से बचा कितना था, 179.
179 में से 55 गया तो बचेगा कितना? सो इट विल बी 124 डिग्री। तो आपका थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना आ रहा है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आ रहा है 124 डिग्री एंड 58 मिनट्स। ओके, यस। तो मैं तो बोलूँगा आप लोग ये एक जो सम है वो खुद से एक बार सॉल्व करके भी देखो, ठीक है? यस। लोग क्या करेंगे आज, ये डेरिवेशन पे यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके, यस। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग क्या करेंगे, ओके, फ्लूइड्स इन मोशन डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो, यानी जैसे स्ट्रीमलाइन फ्लो, ओके, या फिर हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ओके, और एक और कंसेप्ट है इसमें रेनॉल्ड्स नंबर, तो वो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं।